बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन जिस मेथड के बारे में है, इसका नाम है जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड जो है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की डिस्कशन में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जैकोबी मेथड जो है वो कैसे वर्क करता है, और फिर हमने ये देखना है कि जैकोबी मेथड को यूज़ करके किस तरह से आप C++ प्रोग्राम उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि जैकोबी मेथड को आप कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो पहले हम जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एल्गोरिदम डेवलप करेंगे और उसके बाद जो है हम उसका प्रोग्राम लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जैकोबी मेथड के बारे में, एक दो, जिससे हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये मेथड कैसे वर्क करता है। जैकोबी मेथड और गाज सीडल आइटरेटिव टेक्निक्स, ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो और मेथड पढ़े थे, गाज एलिमिनेशन मेथड और गाज जॉर्डन मेथड। वो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इन मेथड्स में क्या फ़र्क है? तो इनिशियल लेक्चर में हम ने डिस्कस किया था कि दो तरह के मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जिसमें से एक कैटेगरी डायरेक्ट मेथड्स की थी, जिसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड आता है या गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो शामिल है। और दूसरी कैटेगरी इसके अंदर जो शामिल थी वो थी आइटरेटिव मेथड्स की, जो एक इनिशियल गेस के ज़रिए जो है वो रूट्स कंसिडर करते हैं और उसके बाद आइटरेशंस के ज़रिए जो है वो बार बार आइटरेशंस के ज़रिए गेस करते हैं, यहाँ तक कि रिक्वायर्ड जो टॉलरेंस लिमिट जो है वो अचीव नहीं हो जाती, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी अचीव नहीं हो जाती, तब तक जो है वो आइटरेशन चलती रहती हैं। सो ये जो दो मेथड हैं, जैकोबी मेथड और गॉस सीडल, ये दोनों आइटरेटिव मेथड्स हैं, क्लासिकल मेथड्स हैं, जो लेट 18th सेंचुरी से जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। आमतौर पे जो है वो जो आपके पास डायरेक्ट मेथड्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, कैलकुलेशंस कम करनी पड़ती हैं, एक्यूरेसी भी सफिशेंट होती है उसमें। तो इसलिए आमतौर पे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गॉस एलिमिनेशन मेथड या जॉर्डन मेथड को जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें एक कंडीशन लगाई थी हमने, स्पेशली गॉस जॉर्डन में हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें लगाई थी कि अगर डायगोनल एलिमेंट जो है उसका कोफिशिएंट ज़ीरो हो, ज़ीरो एंट्रीज हो, या एक नहीं बहुत सारी ज़ीरो एंट्रीज हो, या फ्रैक्शनल डाटा को जब आप सॉल्व करते हैं तो फिर मैनुअल जो सोल्यूशन है वो काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में हमें जो है इटरेटिव मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो देन हमें ऐसे मेथड की तरफ जाना पड़ेगा जिसको आप आइटरेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकें, जिसमें आप कंप्यूटर की हेल्प ले सकें। तो ये जो मेथड है, ये बुनियादी तौर पे कंप्यूटेशनली अगर देखें तो ये एफिशिएंट भी है और आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो दो आइटरेटिव मेथड्स हैं ये कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो आइटरेटिव मेथड्स हैं, ये आमतौर पे जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सर्किट एनालिसिस के प्रॉब्लम हैं, उनको, या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकली, तो उसमें हमें जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आमतौर पे सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है फाइनली, जब आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हमें या जैकोबी मेथड या गॉस सीडल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही आइटरेटिव मेथड हैं, दोनों की अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें इन जनरल आइटरेटिव मेथड को, सो जैकोबी मेथड है या गॉस सीडल मेथड एक ही तरह डिफाइन किया जा सकता है, एन आइटरेटिव टेक्निक टू सॉल्व n by n linear system ax is equal to b, start with an initial approximation x is equal to 0 to the solution of x,
एंड जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर एक्स ऑफ के, जिसमें के की वैल्यू को आप 0 से इन्फिनिटी तक जो है वो वेरी करते हैं, यहाँ तक कि एक्स जो है वो कन्वर्ज कर जाए अपनी एग्जैक्ट वैल्यू पर। ठीक है, सो इनिशियल वैल्यू 0 से शुरू करते हैं आप। ठीक है, और उससे जो है फिर उसमें के आइटरेशन को कंट्रोल करेगा। आप एक एक करके आइटरेशन चेंज करते जाएंगे, जो नई वैल्यू आएगी उसके लिए के जो है वो नया, के इज इक्वल टू 0 के लिए 0, के इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट आइटरेशन हो गई आपकी, उसके लिए जो पहले 0 रख के रिजल्ट आया था उसको इस्तेमाल करते हैं। और के इज इक्वल टू 2 के लिए फिर जो के को जो है 1 रख के आंसर आया था, फिर उसको इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह ये इनकी की के की वैल्यू को आप इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, अनटिल और अनलेस आपको जो रिक्वायर्ड कन्वर्जेंस है, जितनी आप कहते हैं कि इतना कैरर हो तो काबिल कबूल है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब तक वो आपकी वैल्यू कन्वर्ज नहीं करती सोल्यूशन की, तब तक जो है वो आइटरेशंस चलती रहेंगी। तो आइटरेशंस कितनी चलानी है ये डिपेंड करेगा कि रिक्वायर्ड टॉलरेंस लिमिट अचीव हुई है या नहीं, या आपका जो सोल्यूशन है वो एक्चुअल वैल्यू पर कन्वर्ज हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दोनों मेथड के लिए ये जर्नल इंट्रोडक्शन है, जैकोबी मेथड है या गॉस सीडल आइटरेटिव टेक्निक्स हैं उनके लिए। तो आज का जो कि हमारा मौजूद जैकोबी मेथड है, तो आज हम थोड़ा सा सोलरली फोकस करेंगे जैकोबी मेथड। ये जैकोबी मेथड जो है इसको इसका ये समझ लें, मैंने एल्गोरिदम लिखा है शॉर्ट वे में, जो है डायरेक्ट इक्वेशन बनाई है उसकी। और कैसे बनाई है, ये सिंपल है। आप हर इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रख लें, और बाकी सारे एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। फिर डायगोनल एलिमेंट के कोफिशिएंट से इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो इस तरह आपके पास जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस बनेंगी। इसमें सिर्फ आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका लेफ्ट साइड पे हो, इसीलिए इसने लिखा J1 से शुरू करना है, अपने J में N तक जाना है, J I के इक्वल ना हो। J I के इक्वल होगा तो वो बन जाएगा AI और XI बनेगा। वो आपने इस समीशन में जो है शामिल सारी टर्म्स ऐड करनी है। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए लेके आए हैं कि डायगोनल एलिमेंट को वहीं छोड़ा तो बाकी टर्म्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होंगी, तो सबके साइन जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे पहले से b मौजूद है, इक्वेशन है ना ax इज इक्वल टू b, तो b पहले से मौजूद है, तो वो b पहले से मौजूद है, तो b एज इट इज आपने मेंशन किया है। i की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी 1 टू n। i की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड n तक जाएगी। ठीक है, ताकि जितनी भी रोज हैं वो आपकी जो है वो अंडर जितनी भी इक्वेशंस हैं सब पर आप इसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसमें आपने ये क्या करना है, फॉर ईच के दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, के की वैल्यू जितनी भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 जनरेट्स कंपोनेंट ऑफ एक्स आई। ठीक है, एक्स आई एट आइटरेशन के, ठीक है, ऑफ एक्स के फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ एक्स के माइनस 1। तो एक्स के माइनस वन, के माइनस 1 आइटरेशन से एक्स को लेना है और उससे आपने नया एक्स जो है वो जनरेट करना है एट द केथ आइटरेशन। तो प्रीवियस आइटरेशन से जो वैल्यू आपको हासिल हुई होगी उसको अगली आइटरेशन में इस्तेमाल करके आपने नई वैल्यू फाइंड करनी है, और जो नई वैल्यू फाइंड होगी वो आपकी नेक्स्ट आइटरेशन में काम आएगी। तो यही आइटरेशन की फॉर्म में जो है वो शो किया एक्स आई के की वैल्यू जैसे मैंने पहले मेंशन किया था वेरी कर सकती है 0 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 ओवर ai, ये ai चूंकि दोनों में मौजूद था, इसको आपने कॉमन निकाल लिया, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई समेशन के साथ, और ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। तो ये जनरल सोल्यूशन है इसका, जनरल इसका एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को जो है आप लूप्स की हेल्प से जब अप्लाई कर देंगे तो आपको जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो हासिल हो जाएगा जैकोबी मेथड से। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किसी भी तरह के लूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो हाँ, आगे चल के हम देखेंगे कि हमने कौन सा इस्तेमाल किया है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैकोबी मेथड को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं।
E1, E2, E3, E4, ये 4 आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें पता है कि ये सॉल्यूशन है इनका एट द गिवन टॉलरेंस, ठीक है, 1, 2, -1 और 1, ठीक है। x1 का जो है वो 1 है, x2 का जो है वो 2 है वैल्यू, x3 की फाइनल वैल्यू जो है वो -1 है और x4 की 1। ये आपने जो है ये आपका टारगेट है जो आपने अचीव करना है। हमने जैकोबी आइटरेटिव टेक्निक को यूज़ करना और अप्रॉक्सीमेशन करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और उसके लिए आपने स्टार्ट करना है, चूँकि जैकोबी मेथड है तो ज़ीरोथ आइटरेशन के लिए आपने x1, x2, x3 और x4 की जो वैल्यूज़ रखनी है वो है 0, 0, 0, 0। और आपने जो है वो जैकोबी मेथड अप्लाई करना है अंटिल टॉलरेंस लिमिट हम कहते हैं अचीव। इसको आप ई से आमतौर पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं टॉलरेंस लिमिट को, कि दो कंसेक्टिव आइटरेशंस जो आपने ली हैं उनसे जो सोल्यूशन लिया आप उसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और फाइनल वैल्यू से उसको जो है वो आप डिवाइड करेंगे, उसको देखेंगे लेट इसने टॉलरेंस कही है 10⁻³ 0.0001, ठीक है। अगर दोनों का डिफरेंस इतना छोटा हो जाए तो फिर उसको हम कबूल कर लेंगे कि ये हमारा जो सोल्यूशन है ये ओके है, एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारी स्टेटमेंट और ये प्रॉब्लम है, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। मैनुअली थोड़ा सा देखेंगे इसको, बाद में जो है फिर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरफ चले जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशंस थी। इक्वेशंस को सबसे पहले हम ये कहते हैं डायगोनली डोमिनेट फॉर्म जो है उसमें उसको लिख लेते हैं। जिसका इक्वेशन का जो है वो डायगोनल एलिमेंट जो है वो बड़ा हो उसको पहले ले आते हैं, जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो छोटा हो उसको बाद में ले जाते हैं। तो हाँ, आपने जो है वो उन इक्वेशन से ये इक्वेशंस बनाई हैं। x1 इसके बराबर आपने कर दी, ये b था, x1 के साथ जो वैल्यूज थी वो ये सारी आ गई हैं, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जरा इस इक्वेशन को देखें, आपको समझ आ जाएगी। x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, x1 को यहीं रखा, ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे चली जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये बनेगा +x2 और ये इधर जाएगा तो ये बनेगा -2x3। और फिर ये जो x1 का कोफिशिएंट है ai से आपने डिवाइड किया, इसका कोफिशिएंट ये है 10, 10 से आपने इसको डिवाइड कर देना तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी x1 = दिस, ठीक है। इसी तरह ये x2 आपने बनाया है, ये x3 है और ये आपके पास x4। ये करने के बाद आपने क्या किया कि तमाम इक्वेशंस में जहाँ जहाँ x1 है, x2 है, x3 है राइट हैंड साइड पे, वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिया। मिसाल के तौर पे इस पहली इक्वेशन में अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, 3 और 5 करेंगे तो वो 0.6 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन में आते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 25/11 2.27 के बराबर आ जाएगा। इस तरह तमाम इक्वेशंस में सारे जो अननोन हैं आपके वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू को इनिशियल गैस के तौर पे आपने क्या किया, 0, 0, 0 पुट करके पॉसिबल जो है वो x1, x2, x3 और x4 की फर्स्ट गैस से जो वैल्यू आई है वो कैलकुलेट कर ली। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इन्हीं इक्वेशंस में यही वैल्यूज अब यूज करनी है। अब x1 की वैल्यू भी इनिशियल आपके पास गैस से आ गई है, x2 की भी इनिशियल गैस से आ गई है, x3 की भी, x4 की भी। अब आपने जो है वो 0, 0 नहीं पुट करना, अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको पुट करना है आपने, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है वो सेकेंड आइटरेशन के लिए x1, x2, x3 और x4 की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये इनिशियल वाला जो गैस है इसको इग्नोर कर देना, जो नई वैल्यूज आई हैं उनको चूज कर लेंगे, उनको फिर से पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमेशा आखिरी वैल्यू लेने के लिए सेकंड लास्ट वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशंस के अंदर, और उससे लास्ट वैल्यू आएगी, फिर लास्ट और सेकंड लास्ट का डिफरेंस लेके टॉलरेंस को चेक करेंगे कि टॉलरेंस लिमिट जो है वो अचीव हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो k आइटरेशंस अगर इस पर लगाते हैं, मिसाल के तौर पे इस केस में जो है वो 10 आइटरेशंस के बाद आपको ये वैल्यूज जो है वो अचीव हुई हैं। ये आपके पास जो है ये x1 की है, ये x2 की, ये x3 की है और ये x4 की वैल्यू है। इनका आपस में डिफरेंस लेके अगर आप चेक करते हैं और ये आप जो है वो टॉलरेंस लिमिट इसकी फाइंड आउट करते हैं तो वो लेस देन
10⁻³ आती है, तो टू की टॉलरेंस लिमिट अचीव हो गई। तो ये जो सोल्यूशन है इनको हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। इनको जब हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब इन्होंने जितना कन्वर्ज होना था ये हो गए हैं, और ये हमारी जो रिक्वायर्ड रेंज थी उसके करीब करीब हैं। वो थी आपके पास 1, 2, -1 और +1। और ये अगर आप 10th आइटरेशन में वैल्यू देखें, ये नियरली 1 है, ये नियरली 2 है, और ये नियरली -1 है, और ये +1 के बराबर। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा जैकोबी मेथड से। रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो कि आपके पास जो इक्वेशन थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका इटरेटिव मेथड के साथ, और मेथड हमने कौन सा अडॉप्ट किया था, जैकोबी मेथड। तो मेरा ख्याल है अब आपको इस मेथड की प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, समझ आ गई होगी कि ये मेथड जो है वो इसमें कैसे काम करना है। अब जो है वो हम थोड़ा सा एल्गोरिदम की इक्वेशन को भी देख लिया है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस मेथड को भी देख लिया है। तो अब आप जो है इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं ताकि आपको समझाया जा सके कि यहाँ हम जो है वो क्या कर रहे हैं। तो जब प्रोग्राम लिखेंगे तो एक चीज़ को मेक श्योर करें कि इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो आपका मैनुअल वर्क बेसिकली होता है। तो ये कुछ हेडर फाइल्स हैं। सबसे पहले iostream.h है, और इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर हैं कुछ, जो आमतौर पे जो है प्रिसिजन वगैरह एक्यूरेसी वगैरह को सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। math.h जो है वो समटाइम फार्मूलाज जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये stdlib जो है ये बुनियादी तौर पे जो है आप यूजिंग नेम स्पेस std शुरू में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हमने शामिल की है। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं। तो ये एक एग्जांपल ली है हमने, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जिसको सॉल्व करना है इसको डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे एक अननोन इक्वेशंस को। तो ये आपके पास इक्वेशंस हैं जो कि इनिशियली डायगोनली डोमिनेटेड नहीं हैं। ये 3 इक्वेशंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ एक्स वाई जी की फॉर्म में मैंने जो है वो इसको जानबूझ के रिप्रेजेंट किया है। आप किसी भी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये 3 इक्वेशंस का सेट लिया। तो 3 अननोन वेरिएबल्स हैं जो इससे फाइंड आउट करने हैं। अदरवाइज जितने भी होंगे हर एक के लिए एक यूनिक सिंबल जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशंस थी। तो देखें हमने जिसमें x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा था उस इक्वेशन को पहले नंबर पे बना दिया, जिसमें y का सबसे बड़ा था उसको दूसरे नंबर पे बना दिया, जिसमें z का कोफिशिएंट सबसे बड़ा था उसको हमने नंबर 3 पे ले आए। तो फाकन ये तीनों कोफिशिएंट 20-20 हैं, डिफरेंट होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब इन इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इक्वेशंस बनाते हैं गॉस जैकोबी मेथड के मुताबिक। ये देखें आपने जो है वो x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो गई, 17 - y + 2z, और x के कोफिशिएंट से ये आपने डिवाइड कर दिया। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आप बनाए y = -18 - 3x + z डिवाइडेड बाय 20, और ये थर्ड इक्वेशन यहाँ से बन गई 25, ठीक है, -25 - 2x + 3y डिवाइडेड बाय 20। ये सब 20 से इसलिए डिवाइड है कि ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स थे सबके कोफिशिएंट जो है वो 20 है। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ। अगर ऐसा डिफरेंट वैल्यूज लिखती होती तो इधर ये जब आप डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगी। जो भी डायगोनल एलिमेंट का कोफिशिएंट बनता होगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये जो काम मैंने यहाँ पे किया है ये बुनियादी तौर पे आपका रफ वर्क है। ठीक है, इसको आप अपने पेपर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम में, पहली बात प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, प्रोग्राम में लिखेंगे तो कमेंट्स बना के लिखेंगे, वरना इसको प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे। बेसिकली हमें ये सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए था। इसको हम डिफाइन फंक्शन इस्तेमाल करके शुरू में ही फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आगे हमें उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है बगैर डिफाइन किए, उसके लिए हमें ज़्यादा लूप्स को यूज़ करना पड़ेगा। ये तरीका थोड़ा सिंपल था इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये इक्वेशन जहन में रखें। किसी भी इक्वेशन जिसको आपने सॉल्व करना हो उसको आप जो है वो डिफाइन फंक्शन के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं। तो
तीन फंक्शंस जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ये प्रोग्राम का हिस्सा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हैश डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई और जी तीनों मौजूद हैं। ठीक है, आगे जो आपने इक्वेशन बनाई थी वो लिख दी है, ये देखिए। सेकंड फंक्शन आपने डिफाइन किया एफ टू ऑफ एक्स वाई जी, और जो आपने सेकंड इक्वेशन बनाई थी वो लिख दी है। और इसी तरह थर्ड फंक्शन आपने बनाया है ये। ठीक है, डिफाइन, ये इसका सिंटैक्स ध्यान में रखिएगा, ऐसे ये डिफाइन लिखेंगे, स्पेस देंगे, एफ ऑफ एफ के साथ आपने जो भी 1 2 3 लिखा है, एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये डिफाइन करेंगे, फार्मूले में इसको एज इट इज इस्तेमाल करेंगे, और आगे हर फंक्शन की वैल्यू आपने लिख दी है। देन ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप डेव स्टूडियो जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे कंपाइलर के तौर पे। उसके बाद आपने मेन प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट करना है, इंट मेन, और ये यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो गई। अब कुछ डिक्लेरेशन करनी है हमने। डिक्लेरेशन में आपने जो है वो एक्स नाट, वाई नाट और जी नाट जो है वो 0 0 0 डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि इनिशियल गैस में आपने एक्स की 0th आइटरेशन में एक्स की वैल्यू भी 0 रखनी है, वाई की भी 0 रखनी है, जी की भी 0 रखनी है। इसके साथ आपने कुछ और वेरिएबल भी लिए हैं, x1, y1, z1। ठीक है, तीन डिफरेंट टॉलरेंस ली हैं, a1, a2 और a3, और एक जनरल टॉलरेंस है जो हमने यूजर से लेनी है, और साथ ही आपने एक काउंटर वेरिएबल लगाया है जिसको आपने स्टेप इज इक्वल टू 1 का नाम दिया। आप आई जे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसके साथ ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, प्रिसीजन सेट करनी है कि इशारिया के बाद जो है वो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आए आपके पास, ताकि जो वैल्यूज लिखी हैं उनको कंपेयर करना जो है वो इजी हो। तो 6 डेसिमल पॉइंट तक आपने जो है वो डाटा जो है वो सी आउट में स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो इसको जब फिक्स कर देंगे तो अब सी आउट में जब भी डाटा वैल्यू प्रिंट होगी तो उसमें इशारिया के बाद 6 डिजिट्स जो है वो आपके पास होंगे। तो ये सी आउट में जो आपने लाइन लिखी है, ये लाइन लिखने के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, उनकी तादाद जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब रीडिंग टॉलरेबल एरर, अब ये हेडिंग है, ये बात ध्यान में रखें, इसको आप प्रोग्राम में एज इट इज नहीं लिखें, आप लिखेंगे सी आउट इंटर टॉलरेबल एरर, टॉलरेंस भी कह सकते हैं आप। तो सी इन करके यूजर से पूछ लेंगे कितनी टॉलरेंस है, 10 पावर -3 है, -4 है, -5 है, वो क्या चाहता है, उसे क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉब्लम की, उस हिसाब से वो यूजर जो है वो टॉलरेंस जो है वो एंटर कर देगा। ओके, अब मेन पार्ट आता है, यहाँ असल फोकस करने वाली जगह जो है वो ये है कि जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा था क्या वो यहाँ पे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, तो क्या किया आपने, ये सबसे पहले जो आपने ये लाइन लिखी है ना, ये तो जस्ट डिस्प्ले के लिए है, पहले काउंट लिखा हुआ आएगा, काउंट के नीचे 1 2 3 आएगा, उसके बाद एक्स वाई और जी है। तो ये बैकस्लैश टी कई बार लिखा है, ये मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए नोट भी लिखा है। ये एस्केप सीक्वेंस है, बुनियादी तौर पे जब ये डबल कोटेशन के दरमियान लिखते हैं तो ये टैब देती है, टैब अराउंड 8 स्पेस के करीब जो है, 2 बार लिख देंगे तो डबल टैब आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई और जी लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे, और उनके दरमियान जो है वो टैब्स होंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, मर्ज ना हो, अलग-अलग आपको नजर आए। ठीक है, इसका प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट स्क्रीन पे एक एक्स वाई और जी लिखा हुआ प्रिंट करने के लिए आपने लिखा है। अब कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे आ जाए, ये जो मैंने कल हेडिंग लिखी है कैलकुलेशन, दिस इज अ हेडिंग, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो आपने डू लूप से स्टार्ट किया, डू वाइल लूप बुनियादी तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डू, ये आपने फंक्शंस को सॉल्व किया, x1 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स नाट, वाई नाट, जी नाट आपने यूज करना है। एक्स नाट, वाई नाट और जी नाट जो आपका है ये 0 0 है, तो इसमें आपके पास x1 भी आ जाएगा, चूंकि f1 ऑफ एक्स वाई जी डिफाइन है ऊपर, तो वो इक्वेशन बेसिकली खुद ब खुद सॉल्व होगी ऐसा करने से। इसी तरह y1 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करेंगे, f2 ऑफ एक्स नाट, वाई नाट, जी नाट, और z1 की वैल्यू भी आप फाइंड करेंगे, f3 ऑफ एक्स नाट, वाई नाट। तो ये पहली इक्वेशन के साथ सोल्यूशन है, ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेगा, ये थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ठीक है, सी आउट करके आपने नंबर को प्रिंट करवाना है। स्टेप, कौन सा स्टेप है जी,
स्टेप को आपने 1 से शुरू किया तो सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद ये जहाँ जहाँ \t है ये टैब देने के लिए है, और आगे आपने वेरिएबल के नाम लिखे हैं। x1 की जो भी वैल्यू आई है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, फिर टैब आए, फिर y1 की जो वैल्यू आई है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो, फिर टैब आ जाए, फिर z1 की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो, ठीक है, और उसके बाद लाइन जो है वो एंड हो जाए। ठीक है, ये पहली आइटरेशन हुई। उसके बाद आपने एरर कैलकुलेट करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 0 माइनस दिस, ठीक है, x0 माइनस x1, y0 माइनस y1, z0 माइनस z1। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, या आप x1 माइनस x0 भी कर सकते हैं, डिफरेंस लेना है आपने दोनों वैल्यूज का, ठीक है। E1 E2 E3 आ जाएगा, ठीक है। मोर एक्यूरेट करना है तो आप इसको x1 y1 और z1 से डिवाइड भी कर दें, तो ये आपकी टॉलरेंस लिमिट आ जाएगी, जिसको आपने अपनी गिवन जो टॉलरेंस चाहिए है उसके साथ कंपेयर करेंगे वाइल के अंदर जब कंडीशन आप लिखेंगे, ताकि आप लूप को टर्मिनेट कर सकें। जब आप एक बार इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, जब हम एक बार इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो स्टेप में एक ऐड कर देंगे, यानी स्टेप 1 हो चुका है। अब स्टेप 2, स्टेप की जगह आप आइटरेशन भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, जो आपको पढ़ने में समझने में आसान हो वो आइडेंटिफायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी अहम चीज़ है इस मेथड के अंदर कि आपने स्वैप किए हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक्स नाट को जो नई वैल्यू मिली है वो 0 नहीं है, जो आपने कैलकुलेट की है वो आपने असाइन कर दिया। x1 जो है वो x नाट को असाइन कर दिया, y1 y नाट को असाइन कर दिया, z1 z नाट को असाइन कर दिया आपने, ठीक है। तो ये स्वैपिंग कर दी है। अब आपके जो वेरिएबल होंगे सेकंड आइटरेशन में वो x1 y1 z1 होंगे, लेकिन नाम x नाट y नाट और z नाट ही रहेगा, नाम नहीं बदला हमने, ठीक है। नाम उनका वही रहेगा, हमने नाम नहीं चेंज किया, ठीक है, नाम एज इट इज रहेगा उसका। तो इसका आपको फायदा ये होगा कि नाम नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक आइटरेशन के बाद आपने ये वेरिएबल सारे स्वैप कर दिए, और ये डू की जो बॉडी है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब वाइल के अंदर आपने जो है वो जस्ट टॉलरेंस लिमिट चेक करनी है। इफ E1 इज ग्रेटर देन E एंड E2 इज ग्रेटर देन E एंड E3 इज ग्रेटर देन E, तो जब तक कि रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा टॉलरेंस आ रही है तब तक तो आप अगली आइटरेशन में जाते रहेंगे। जैसे ही ये तीनों लिमिट्स आपको अचीव हो जाएंगी तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से जो फाइनल x1 y1 और z1 होगा उसको हम स्क्रीन पे बतौर सोल्यूशन जो है वो प्रिंट करवा देंगे, और हर आइटरेशन में जो उसकी ग्रेजुअल वैल्यू है वो तो आ ही रही होगी काउंटर के साथ, स्टेप के साथ, 1 के आगे 3 वैल्यू, 2 के आगे 3 के आगे 4 के आगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेन पार्ट है जो जैकोबी मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। और फाइनली लूप्स कंप्लीट हो गए, तो आखिर में आपके पास जो x1 y1 और z1 की जो वैल्यूज हैं उनको सोल्यूशन लिख के स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। तो हम कमांड लिखेंगे सी आउट एंड लाइन, जिस लाइन में था उसको एंड कर दे, देन सोल्यूशन x इज इक्वल टू ये जो कि डबल कोटेशन में ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे, उसके बाद x1 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। देन y इज इक्वल टू फिर y1 की वैल्यू आ जाए, देन z इज इक्वल टू ये भी डबल कोटेशन में है, फिर z की वैल्यू आ जाए, और फाइनली रिटर्न 0। आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो इस तरह की आपके पास आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे आएगी। तो जब आपने इनिशियली पूछा इंटर टॉलरेबल लिमिट, तो ये टॉलरेंस उसने प्रोवाइड की थी 0.000001, ठीक है। तो अब आप देखें इनमें तमाम केसेस में जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं। ये पहले काउंट आया है, ये काउंट और x और y और z के दरमियान स्पेस जो है वो \t की वजह से आई है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ के दरमियान भी जो स्पेस है वो भी \t की वजह से आई है, ठीक है। तो ये स्टेप की वैल्यूज आ गई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये x की वैल्यूज आ गई फॉर ईच आइटरेशन, ये y की और ये z की, और ये आपकी फाइनल वैल्यूज हैं 9th आइटरेशन पे 1 1 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन के सोल्यूशन है। इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा।
इस हवाले से क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अभी लेक्चर के एंड में भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।